मीडिया हाउस के अंदर जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। नजारा अब विज्ञापन हावी हो गया पत्रकारिता में, और पत्रकारिता विज्ञापन या सरकार, विज्ञापन के रूप में सरकार मान सकती है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता पत्रकारिता को लेकर के है। और जिस तरह की पत्रकारिता चल रही है वो देश देख रहा है, और किस तरह की पत्रकारिता पहले हुआ करती थी वो भी देश को बताना जरूरी है, ताकि जनता को ये लगे कि पत्रकारिता कैसी होती थी, कैसी हो रही है। तब और अब पत्रकारिता क्या बदला? तब और अब में पत्रकारिता बहुत बदल गई है। तब पत्रकारिता की मिशन होती थी, अब प्रोफेशन हो गया है, और उस प्रोफेशन से भी आगे पत्रकारिता चली गई है। उस वक्त जब पत्रकारिता शुरू हुई थी उस समय जितने साहित्यकार थे वो सभी पत्रकार थे, और जितने पत्रकार थे सभी साहित्यकार थे। लेकिन अब ये लाइन खिंच गई है, पत्रकार और साहित्यकार में एक अंतर आ गया है। और जब तक मैं मानता हूँ कि साहित्य नहीं होगा पत्रकारिता जीवंत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पत्रकारिता को जीवंत बनाना है तो साहित्य होना चाहिए, क्योंकि साहित्य से ही संवेदनाएं पैदा होती हैं। और अगर पत्रकारिता में संवेदना नहीं है तो पत्रकारिता वो मैसेज नहीं दे सकती, कनेक्ट नहीं कर सकती पाठक को, और वो सतही रूप से वो लागू होती है। कि हम ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता को एक संस्कार के रूप में जिया है। अब वो संस्कार खत्म होता चला जा रहा है। अब विज्ञापन हावी हो गया पत्रकारिता में, और पत्रकारिता विज्ञापन या सरकार, विज्ञापन के रूप में सरकार मान सकते हैं आप, क्योंकि पहले विज्ञापन होते थे तो विज्ञापन अगर आता था तो समाचार हटता नहीं था। अब विज्ञापन आ गया है तो अच्छा से अच्छा समाचार भी सिंगल कॉलम में चला जाता है, तो बाजार हावी हो गया है पत्रकारिता के ऊपर। और जानते हैं आप कि जब बाजार हावी होता है तो संवेदनाएं मर जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे लाभ और हानि का जिक्र होता है। और जब लाभ हानि का जिक्र होगा तो संवेदनाएं हमको मारनी पड़ेंगी। हमें प्रोफेशन को जिंदा रखना पड़ेगा, धर्म को जिंदा रखना पड़ेगा, और उसका फल ये है कि आज पत्रकारिता जिस मुकाम पे पहुंच गई है वो अभी अकल्पनीय है। और परागे जी ने कहा भी था एक समय में अपने, कि एक समय आएगा जब पत्रकारिता बहुत एडवांस हो जाएगी, रंगीन पेज होंगे, नई तकनीकी होगी, लेकिन आत्मा मर जाएगी। पहले पत्रकार होते थे जो वामपंथी भी होते थे, दूसरी धारा के भी होते थे, लेकिन जब वो खबर लिखते थे तो वो सिर्फ पत्रकार होते थे। आज वो चीज़ नहीं है। आज हमारी भावना उसमें, हमारा जो विचार उसमें है, जो हम जिस से प्रभावित हैं वो चीज़ें उस खबर में आ जाती हैं। तो ऐसे में बहुत संकट है पत्रकारिता के सामने, और पत्रकारिता अगर संकट में होगी तो लोकतंत्र भी संकट में होगा, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र के लिए स्वस्थ पत्रकारिता का होना बहुत ज़रूरी है। और पत्रकारिता एक समझिए कि वो लिटमस टेस्ट है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, और साथ में विचार भी है। आज पत्रकारिता में सिर्फ समाचार है, विचार गायब हो गया है। और अगर विचार नहीं है तो समाचार सिर्फ वैसे ही है जैसे कागज का फूल। गोदी मीडिया नया टर्म एक आ गया है, किस तरह देखते हैं आप? नहीं, गोदी मीडिया शब्द तो खैर चूंकि रवीश कुमार का है, ठीक ही अपनी जगह है। वो सब गोद में बैठे हैं सरकार के। मुख्यतः पत्रकारिता में सबसे बड़ा ये कि डिवोशन नहीं रहा। अब पहले की पत्रकारिता में आदमी अखबार कैसे सवेरे ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए वो डिवोटेड थे, समर्पित थे उसके लिए। 3 बजे 4 बजे तक काम करते थे। तो जैसे योगेश जी, उनके पिताजी जीना जी 3 बजे 4 बजे तक काम करते थे सुबह। अब वो समर्पण नहीं रहा। अब किसी तरह से वो पेज भरना है, और पेज भर के उनको अखबार मतलब सुबह मार्केट में भेज देना है, और कैसे बिक जाए इसके लिए वो हॉकर और ये तरह तरह के जो अलग अलग माध्यम हैं वो अपनाते हैं, उसमें वो हैं। तो ले दे के मुख्यतः सबसे बड़ा बदलाव वो समर्पण वाला। जब तक तो समर्पण नहीं होगा तो पत्रकारिता, समर्पण बिना कोई पत्रकारिता संभव ही नहीं है। सरकार पूरी तरह से, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के फेवर में ज़्यादा पत्रकारिता हो रही है। वो अपनी यह सही है। और अगर बहुत दिन से जैसे हमारा लिखना पढ़ना 10 साल से बंद है, तो उसके पीछे कारण यही कि आप एक केस में आदमी कचहरी में एक मुकदमा फंसा देंगे तो कौन दौड़ेगा रोज रोज। कब वो किस बहाने, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो हो, पत्रकारों को जिस ढंग से अलग अलग मुकदमों में फंसाया जा रहा है,
जेल जाने तक की नौबत आ जा रही है, नौकरी तक छोड़ने की नौबत आ जा रही है। हटा दिया जा रहा है। तो इसलिए वो स्वाभाविक है, वो मालिक के ऊपर दबाव है, इसलिए हटा दे रहे हैं। तो इसलिए वो, लेकिन ले लेके मूल मूल वही है कि समर्पण नहीं है। अगर समर्पण है तो पत्रकारिता है। सत्ता के थाप पर थिरकती मीडिया, ये भी एक तरह से टर्म यूज किया जा रहा है। पत्रकारिता काफी कुछ पहले एक जो सम्मान था कहा जाता है, वो सम्मान पत्रकारों ने स्वयं खोया है क्या? देखिए, पत्रकारों ने सम्मान क्या खोया है, जब मीडिया हाउसेस ही सरकार के चंगुल में हैं, तो जो मीडिया हाउस के अंदर जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैंने पराकर जी के साथ तो काम किया नहीं है जी, लेकिन मैं सुनता रहा हूँ। मैं छोटा था, मेरे पिताजी आज अखबार में, उस जमाने में सिटी शिव हुआ करते थे आज अखबार के, देश भर में उसकी पहचान हुआ करती थी। तो मालिकान की कोई हिम्मत नहीं होती थी कि वो अखबार के पन्ने पर कोई हस्तक्षेप करें। जो वो बोलते थे वही होता था। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की 1985 में जागरण अखबार में, हम तो सीधे सीधे जागरण अखबार में गए थे। उस जमाने में बहुत मूर्धन्य पत्रकार दीनानाथ जी मेरे पिताजी, दूधनाथ जी, लक्ष्मीनाथ संड जी, मेरे पिता तुल्य मिस्टर पद्मपति शर्मा, जिनका हिंदी खेल पत्रकारिता में पूरे देश में एक नाम है, वो भी गए थे, खेल पन्ने पर हुआ करते थे। तो उस जमाने में मैंने देखा है कि क्या डिवोशन था, क्या समर्पण था। हम लोग तो शुरुआत कर रहे थे, 2-3 बजे तक होता था, लोग काम करते थे अपना और सहाकर इंतजार करते थे कि सवेरे जब छपेगा अखबार तभी ले जाएंगे। उस जमाने में हमने देखा है कि रात को 3 बजे भोर में, मैं तो खेल पत्रकारिता की बात करूं कि भोर भारत की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज दौरे पर जाती थी और भोर में 3 बजे तक, 3:30 बजे तक मैच चलता था, टेस्ट मैच। और हमारे एक सहयोगी रतन सिंह और हम, पता चला उस समय हाथ से समाचार लिखाया था, हम लोग रात को 3 बजे समाचार 4 बजे लिख रहे हैं और वो कंपोजिंग में जाता था और उसके बाद वो छपता था अखबार में। पाठकों से भी बात करना होगा, समझना होगा क्या कुछ बदला। बहुत बदलाव आया है। पत्रकारों के बीच में आप देश के जाने माने पत्रकार हैं, आत्री सर हैं और मनोज सर हैं, गोपेश सर हैं। बिल्कुल गुरुजनों के बीच में बैठा हूँ और ज्ञानी लोगों के बीच में बैठा हूँ। लेकिन आज की जो पत्रकारिता मैं देख रहा हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दोनों में शब्दावलियों का परिवर्तन बहुत हुआ है। क्या हुआ है? पहले जो शब्दावलियाँ होती थी वो लगता था किसी ज्ञानी व्यक्ति ने उसको लिखा है या सामने से बोला गया है, और अब की जो होते हैं वो व्हाट्सअप मैसेज की तरह से उसमें आते हैं। आप पढ़िए, सुबह का पेपर उठा के पढ़िए और आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया आप पढ़िए, दोनों में बहुत कम अंतर समझ में आएगा। पहले हम लोग दूरदर्शन पे 1 घंटे ही न्यूज़ देते थे, 8 से 9 के समय में जो आता था, और वो पूरे 24 घंटे का न्यूज़ एक बार में आता था हम लोग के दिमाग में। आज 24 घंटा न्यूज़ देख लीजिए, आपको न्यूज़ नहीं समझ में आएगा। आप पूरा पेपर उठा के पढ़ लीजिए, आपको कंटेंट कम दिखाई देता है, विज्ञापन ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? पाठक है, विश्वास खोया है क्या पत्रकारों ने? कह सकते हैं। पहले पेपर पढ़ने का मन करता था, सुबह उठ के हम लोग खोजते थे कि पेपर दरवाजे पे गिरा कि नहीं गिरा। अब नहीं मन करता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रभावित किया है, डिजिटल मीडिया ने प्रभावित किया है। नहीं, वहां से भी खबरें तुरंत मिल जाती है। अब तो कहीं सोशल मीडिया तो इतना लोकल पत्रकारिता हुई है, उसने स्तर गंवाया है अपना, उसने स्तर गंवाया है। जो पाठक जो पढ़ने के शौकीन थे वो तो आज भी पढ़ते हैं ना। अच्छी चीजें मिले तो सही, नहीं मिल रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोरी पहले हो जाती थी पत्रकारों में, या अब हो जाती थी। कुछ लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं यार घर भी चलाना होता है, क्या करें। और अगर सत्ता की तरफ से नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे चैनल का मालिक जो है वो पैसा ही नहीं देगा। देखिए, एक किस्सा मैं बताऊं। कुलदीप नैयर का मैं इंटरव्यू कर रहा था। जी, कुलदीप नैयर। और वो कुछ असमंजस में थे, तो हमने उनसे पूछा कि कहीं आपको जाना है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो LD गेस्ट हाउस की बात ही दी चूँकि LD गेस्ट हाउस की। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई अखबार नहीं आता है क्या। हमने कहा कि आता है, मंगवाया। तो इतने बड़े पत्रकार को भी क्रेज था अखबार में छपने का। क्यों? कि अखबार की एक कीमत होती थी, उसमें होता था कि यही लोगों तक जाएगा, उनको फीडबैक मिलेगा। आज क्या है कि हर अखबार में खबर लगभग एक जैसी है, सब खबरें एक जैसी हैं। 8 कॉलम भरना है और क्वालिटी उसमें नहीं, क्वांटिटी है।
पहले क्वालिटी होती थी, पहले भाषा का एक संयम होता था, क्या हमको लिखना है, किस जगह पे लिखना है। अब तो उसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी वर्ड भी आ गए हैं। तो एक तो जो उन्होंने बताया कि व्याकरण की बहुत बड़ी समस्या हो गई, शब्दावली की बना शब्दावली खत्म हो गई है, व्याकरण रह ही नहीं गया है। और हम सिर्फ कम्युनिकेट कर, हम सूचना दे रहे हैं, हम खबर नहीं दे रहे हैं। खबर के में होता है कि आप खबर भी दें, समाचार भी दें, उसमें विचार भी दें और उसकी संभावनाएं भी दें। तो उसके अभाव में अर्थ तो जरूरी है। अब महंगाई बढ़ गई है, अर्थ जरूरी है, लेकिन अर्थ के साथ साथ हम अगर उसके फ्लेवर को भी खत्म कर दें तो ये संकट का काम है। और इसी संकट से पत्रकारिता गुजर रही है, इसलिए अच्छे लोग भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये जो निष्पक्ष पत्रकार हैं उनको सरकार स्पष्ट रूप से नकार रही है, और शायद मुझे लगता है कि इसी कारण उनको अपना यूट्यूब उनका एक प्लेटफॉर्म बन गया है। जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार तो ये कहते हैं कि इन्हें जनता ने नकारा है। आप किस तरह देखते हैं? जनता ने नहीं नकारा, जनता को, जैसे फिल्म वाले कहते हैं कि अच्छी फिल्म नहीं बन रही है, लोग पसंद नहीं लगे। अच्छी फिल्म बने तो, अच्छी फिल्म बनेगी तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। अच्छी फिल्म वो बाजार की फिल्म बन रही है, जैसे भोजपुरी फिल्म है तो लोगों ने, विदेशिया बनी गंगा मैया, तो लोगों ने उसको देखा। लेकिन अब जो बन रही है उसको जनता ने नकार दिया, क्योंकि उसकी में क्वालिटी नहीं है। तो वैसे ही पत्रकारिता के अंदर हम खबर क्या दे रहे हैं और फिर पात्रता होनी चाहिए। फिर पत्रकारिता जो है, ऐसा नहीं कि कोई भी पत्रकार बन जाए, वो एक संस्कार है। जब आप लिख, अब ऐसा नहीं लगता कोई भी पत्रकार में एक बैग में मैं देखता हूँ 15 माइक आईडी, 20 माइक आईडी निकलती है। ऐसा लगता है ये यार क्या निकल क्या रहा है, ये क्या इस पत्रकारिता पे क्या है? वो ठीक वैसे ही है। क्या इस पे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। तो क्यों नहीं होती कार्रवाई? कोई सिस्टम ऐसा बना ही नहीं है। इतने यूट्यूबर हो गए हैं। अब जो अच्छे पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार है, अब वो वेल नोन जर्नलिस्ट है, उनके यूट्यूबर पे लोगों को विश्वास है कि भाई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कुछ दे रहा है तो कुछ कंटेंट देगा। लेकिन एक सुरक्षा भी यूट्यूबर बन जा रहा है। 20 माइक आईडी में देखता हूँ, तो ऐसे लोगों पे एक तो कार्रवाई नहीं होती है, दूसरा ये अपने आप को पत्रकार क्या है, तो माफिया लगते हैं मुझे। तो हम लोग को शर्म आती है जब वो कहीं जाते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हट जाते हैं कि वो जो उनका ड्रेसअप है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, वो देख के लगता ही नहीं कि मतलब, अब जैसे वकील ये है, पूरे भारत की स्थिति में आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा भारत भ्रमण किया हूँ और मैं ऐसे ही चैनल में देख रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक आदमी आया, उसने 12 माइक आईडी को बाहर निकाला। ऐसे में तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए, कोई नियम बनाना चाहिए इसका। और सोशल मीडिया ने आदमी को अनसोशल भी कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया में हमने कुछ भी लिख दिया, वहाँ पे एक 10 साल का लड़का भी पत्रकार है, 20 साल का लड़का भी पत्रकार है, और जो पत्रकार है वो तो है ही है। अब एक दिन यहीं बैठे पराड़कर में हम बैठे थे, तो हमारे मोबाइल पे आ गया कि अमिताभ बच्चन मर गए। टीवी लगाया तो कहीं कुछ नहीं। तो अब ये र्यूमर, फेक न्यूज, तो फिर लोगों का विश्वास खत्म हो जा रहा है। आज भी इतनी गनीमत है कि लोग अखबार पर विश्वास करते हैं। सुबह लोग अखबार एक बार खोजते जरूर हैं चाय के साथ। अभी इतना है कि अखबार में जो खबर जाती है वो 3-4 जगह से स्क्रीन होके जाती है, लेकिन यूट्यूबर या मोबाइल में तो तुरंत बटन दबाया और खबर। गोपेश पांडे जी से भी बात करते हैं। न्यूज़ चैनल में अभी आपने देखा कि किस तरह से पहलगाम में रिपोर्टिंग हुई, आपने देखा होगा। न्यूज़ चैनल किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से एक पत्रकारिता हो रही है या फिर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? नहीं, वो प्रोपगंडा तो कहीं ना कहीं से है ही है। देखिए, मतलब चाहे वो पहलगाम का हो चाहे वो हो, लेकिन सच्चाई यह है कि घटना तो हुई है और उस घटना का जवाबदेही किसी न किसी को देना है। दुर्भाग्य ये है कि इस समय मोदी के पास ऐसा कुल मिला के कहना नहीं होगा, उनको किसी भी ढंग से उस मामले को आगे करना है। चुनाव को देखते हुए अपना सिंदूर के नाम पर, इस पर नाम पर वो बदल रहे हैं। तो एक तो ये प्रोपगंडा तो अपनी जगह, लेकिन घटना तो हुई है। घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या होगा, उसकी जांच होगी, वो कहाँ आया, उस दिन पुलिस क्यों नहीं थी वहाँ पहलगाम में। बाकी दिन पुलिस रहती थी, एक भी पुलिस वाला वहाँ नहीं था। कि जब इतने सैलानी आ रहे हैं तो नहीं था, तो ये तो अपनी जगह सच्चाई है। दूसरा, उसमें जो इसके पहले पत्रकारिता में सबसे बड़ा चेंज हुआ पराड़कर जी के समय में या उसके बाद के जो उसमें उनके सहयोगी विद्या भास्कर उनके साथ काम किए हुए लेखक वो थे, उस समय किसी भी कीमत पर पत्रकार गिफ्ट नहीं लेता था। गिफ्ट, किसी भी इनवेलप, ये भी एक पत्रकारिता है।
एक भी किसी भी फंक्शन में जाने पर कोई भी गिफ्ट नहीं लेता था। दूसरा ये है कि अगर उस समय निर्धारित से 4-6 लाइन ज़्यादा खबर छप गई तो दूसरे दिन आदमी निकाल दिया जाता। जैसे रोटरी क्लब का फंक्शन है या आपका जेसी का फंक्शन है, तो ठीक है, रोटरी या जेसी अपनी क्लब है और उसका वो के पाठक हैं 10-5, लेकिन अगर 4 लाइन से ज़्यादा समाचार छपा तो दूसरे दिन वो सज्जन गेट के बाहर हुआ करते थे। अच्छा। इतनी कड़ाई से उस समय पराकर जी के का जो संस्कार था उस समय, समर्पण के साथ साथ संस्कार, एक भी कोई आदमी एक कप चाय नहीं पी सकता लोगों का उसने। आज भी हम लोगों की आदत, अगर ईश्वरी की कृपा से आज अखबार ने हमारा जीवन सुधारा तो उसके लिए आप नहीं हूँ, वहाँ रिटायर किया गया, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ जीवन के वह संस्कार हमको आज भी काम दे रहे हैं। पत्रकारिता या व्यवसाय? पत्रकारिता व्यवसाय, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की पत्रकारिता पूरी तरह मार्केटिंग बेस है। अखबार की तो बात मैं जान रहा हूँ, बाकी चैनल्स वगैरह में मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा है, या यूट्यूब या जो चल रहा है या वेब मीडिया जो चल रहा है, घर घर वेब मीडिया खुल गया है, घर घर यूट्यूब आपको सड़क छाप मिल जाएंगे। तो ये दुकान जो खुल रही है ये तो पूरे भारत को प्रभावित कर रही है ना? भारत को प्रभाव कर रही है, और तो इसमें तो आपका दायित्व तो बनता है। नहीं, हमारा दायित्व तो हमारा एक दायरा सीमित है। हमारा एक दायरा सीमित है कि हम अपने संगठन की सीमित, वो अभिव्यक्ति की आजादी में आता है जो कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं। क्लास 10th पास मैंने पत्रकार देखे हैं। हाँ, देखे इसी हैं। शहर में मैंने देखे हैं। मुझे दुख होता है। अभी हमको परसों ही जानकारी मिली कि यहाँ तमाम मजीठिया वेज बोर्ड के गठित हुए, उसको लागू हुए 15 साल हो गया। हर 10 साल में एक वेज बोर्ड का गठन होता है, लेकिन पिछला वेज बोर्ड के गठन हुए आज 15 साल, रिपोर्ट आया 15 साल लगभग हो गया। दुर्भाग्य से जब कोई वेज बोर्ड गठित होता है तो उसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ट्रिपार्टाइट कमेटी बनाती है, जिसमें पत्रकारों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि बनते हैं। 3 अगस्त 2023 को ट्रिपार्टाइट कमेटी की उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में बापू भवन लखनऊ में बैठक हुई थी। उसमें मैंने अखबार वालों को, काफ़ी अखबार के मैनेजमेंट के लोग भी वहाँ बैठते हैं और कर्मचारी प्रतिनिधि भी बैठते हैं, मैंने ओपनली अखबारों को कहा कि अब अखबारों की ये स्थिति हो गई है कि मेन अखबार के स्टाफर हैं वो तो थोड़े रह गए, लेकिन उस साइट खुल गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर दे लीजिए अमर उजाला में स्टाफर रिपोर्टर की संख्या कम हो गई है, उसने साइड में खोल दिया एक संवाद एजेंसी। ज्यादातर उसके पत्रकार आपको संवाद में मिलेंगे, इसलिए कि उनको वेज बोर्ड से बचना है। वेज बोर्ड में पूरी तनख्वाह देनी पड़ती है, हालांकि वेज बोर्ड वैसे भी नहीं लागू है। उसी तरह हिंदुस्तान टाइम्स को ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स के जितने भी संपादकीय विभाग के कर्मचारी हैं वो एसटी डिजिटल के कर्मचारी हैं, अखबार में नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनको वेज बोर्ड नहीं देना है। उसका एक सबसे बड़ा कोपभाजन हमारा एक पत्रकार साथी, शानदार बात आप कर रहे हैं, हमारा एक पत्रकार साथी रमेंद्र सिंह हिंदुस्तान अखबार में कोविड के दौरान मरा 2021 अप्रैल में, और उसकी पैरवी मैं अब तक कर रहा हूं। यूपी गवर्नमेंट की ओर से 10 लाख रुपया कोविड में मरे पत्रकारों के परिजनों को मिला था, और करीब 100 से ज्यादा पत्रकारों को मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने हाथों से चेक उनके परिजनों को दिया, लेकिन कई पत्रकार अभी तक नहीं मिला। तो मैंने जब कोशिश की तो सूचना विभाग ने उसको डायरेक्ट इसलिए इनकार किया कि वो तो एसटी डिजिटल में है। प्रदेश सरकार ने कहा था कि हम वेब मीडिया के लोगों को नहीं देंगे। तब मैंने उसका पूरा डिटेल इकट्ठा किया, क्योंकि मेरे साथ का ही मेरे अंडर में काम किया हुआ लड़का था, वो सिटी रिपोर्टर था, रमेश सिंह शिक्षा बीट देखता था, और योगी जी से लेके मोदी जी से लेके शिक्षा प्रतिनिधि सारे कटिंग उसके मैंने जुटाए। ये देखिए, प्रतिनिधि, सीनियर करस्पॉन्डेंट, सब एडिटर से शुरुआत करके सीनियर सब एडिटर, रिपोर्टर के रूप में वो यहाँ हुआ। हमने प्रदेश सरकार को ये बताने की कोशिश की दस्तावेजों से कि ये अखबार प्रबंधन की तकनीकी चालबाजियों से ये एसटी डिजिटल में ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसको आप वेब मीडिया में मान रहे हैं। तब हुआ क्या कि पूरा कागज पत्र लगाने के बाद उस कर्मचारी को माना गया कि नहीं, ये डिजिटल में है,
और रमेंद्र सिंह सहित 13 पत्रकार उत्तर प्रदेश के हैं जिनको उस समय नहीं मिला था, और उनकी लिस्ट बनी। तो जब मैंने श्रम मंत्री के बैठक में, जबकि वो ट्रिपार्टाइट कमेटी की बैठक थी, वहाँ सूचना निदेशक से लेके श्रम आयुक्त से लेके सारे अखबारों के मालिकान के प्रतिनिधि तक सब बैठे थे। हम कहे आप यहाँ पत्रकारों का वेतन और दशा दिशा सुधारने के लिए बैठे हैं, जब अखबार प्रबंधन किसी को पत्रकार ही मानने को तैयार नहीं है, और आप किस तरह की बात करेंगे। अब वहाँ चौंक गए लोग, तुरंत सूचना निदेशक उठे, नहीं आपकी ये बात जो है, हमने 13 पत्रकारों की लिस्ट जिनको अब तक कोविड का पैसा नहीं मिला है, ये बात आपको बता रहे हैं। बड़ी बात आप 3 अगस्त बड़ी बात है ये। 2023, और ये आवाज जानी चाहिए। 3 अगस्त 2023 को ये बात थी, और उस दिन मैंने रखा तो उन्होंने कहा तुरंत उनका आदमी, और वो निकाल के हमको व्हाट्सएप दिखाने लगे कि देखिए ये 13 पत्रकारों की लिस्ट बन गई है, और ये भी जाएगा, सरकार की स्वीकृति मिलते ही इनको पैसा मिल जाएगा। वो सूची सूचना निदेशालय से वित्त विभाग में पड़ी हुई है। अब 3 अगस्त 2023 से आज 3 अगस्त 2025 आना है, वो वित्त विभाग कहाँ है, वो सूची कहाँ है, नए सूचना निदेशक बदल गए हैं। मैंने फिर अपने पत्रकार साथियों को लगाया है, लेकिन श्रम मंत्री के पास फुर्सत नहीं मिली कि तब से ट्रिपार्टाइट कमेटी की बैठक कर सकें और पत्रकारों या समाचार पत्र कर्मचारियों की स्थिति जान सकें कि क्या हालत है, क्योंकि किसी को फुर्सत ही नहीं है। श्रम विभाग अलग बिका हुआ है, श्रम विभाग में कोई भी केस हो तो वो सीधे जाके मालिक से मिलता है, मैनेजमेंट से मिलता है। सब कर्मचारी जो हमाम में सब न, ये हमने उदाहरण आखिरी सवाल 1-1 मिनट का रैपिड है। कैसे सुधरेगी स्थिति? ये कैसे सुधरेगी? कैसे इसके सुधरना मुश्किल है, मानते हैं। इसलिए मुश्किल है कि सरकार ये चाहती है कि पत्रकारिता से या पत्रकारों से उसकी दूरी बनी रहे, और जब दूरी बनी रहेगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। और जब मालिक संपादक बन गए हैं, पहले संपादक अलग होते थे, मालिक अलग होते थे, मालिक का उसमें दखल नहीं होता था। अब मालिक का दखल सीधे सीधे है, तो मालिक को तो लाभ चाहिए सरकार से, चाहे राज्यसभा कॉरपोरेट, और उसको अपनी उसकी अलग कंपनियां हैं, राज्यसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, जहाँ भी जाना है, तो वो स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये बड़ा संकट आ गया है, और इसकी पहल बड़ी मुश्किल है कि कहाँ से शुरू किया जाए। कैसे सुधरेगी? जल्दी मानक तय करने होंगे, चाहे शैक्षिक योग्यता से लेके चलिए या फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा ये सब फैलाने तक के एक सीमा तय करनी होगी, जिसमें आपको उस दायरे के अंदर रह के निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय स्थिति सुधार सकता है? नहीं, स्थिति तो देखिए अपने आप उसमें निगेटिव नहीं, कि एक समय हर चीज़ का होता है, एक बदलाव होता है। इसमें दुर्भाग्य है कि इस समय वो डिटोरिएट हो रहा है, लेकिन पत्रकारिता बराबर रहेगी, क्योंकि उसके बिना लोकतंत्र रह ही नहीं सकता है। पत्रकारिता का स्वर्णिम दौर क्या लौट करके आएगा फिर से, जो था पहले? नहीं, उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी बात बोल रहे हैं। पत्रकारिता के बाद वेब मीडिया चैनल, पत्रकारिता को कुछ थोड़ा चैनल्स ने, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने, उसके बाद वेब मीडिया, सोशल मीडिया है। तो आज की नई पीढ़ी वो अखबार तो देखना नहीं चाहती। नई पीढ़ी के पास फुर्सत ही नहीं है कि वो अखबार देखे। मैं अपने घर की उदाहरण देता हूँ कि मैं अपने घर अखबार मंगाता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, मेरे बच्चे अखबार की ओर देखते तक नहीं। कहे हमको अखबार नहीं देखना है, हम तो व्हाट्सएप या वगैरह वगैरह में जो देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी चले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ। इससे नहीं सुधरेगी। नहीं, स्थिति कितने साल तक मतलब सुधर बर्बादी होती कहीं नहीं है। इसी तरह गाड़ी आती चलती जाएगी और खराब होती जाएगी, लगातार खराब होती। तो ये थे हमारे साथ सभी लोग जो वर्तमान पत्रकारिता और तब की पत्रकारिता, अब की पत्रकारिता में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हम लोग थे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।